बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students and parents. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. This is class 7 and it's the 8th video of science. In our previous video class we have been completed chapter number 5 solution and our first semester midterm content has been completed. In this video we have discussed about the whole syllabus of first semester midterm content. Okay, now in this video we are going to take a brief review of all the chapters for your revision. Okay, let's start the review of whole first semester midterm content. Okay, chapter wise let's start chapter number 1. Okay, our chapter number 1 is from cells to organisms. Okay, the first topic of this chapter is cell, the building block of life. Okay, as you know what is the cell? Cell is the basic unit of life. All living organisms, okay, including animals and plants made up of cells. Okay, so the cell is the basic unit of life. There are two types of organisms, okay, on the basis of the cells. Okay, number of cells, unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms, those organisms which consist of only one cells are known as unicellular organisms. For example, amoeba, chlamydomonas, paramecium, bacteria, yeast. Okay, and what are the multicellular organisms? Those organisms which consist of two or more than two cells, okay, are known as multicellular organism. For example, human beings, okay, all plants, animals, okay, we are known as, okay, multicellular organisms. Okay, multicellular organisms are seen by an instrument. Okay, this instrument is known as microscope. Microscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है और माइक्रोस्कोप जो है उन ऑर्गेनिजम्स को जो है कई गुना बड़ा करके दिखाती है उनका साइज। इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आइज से नज़र नहीं आते उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इजीली देख सकते हैं। क्लियर? Now the next topic is the plant and animal cells. Okay, the structure of plant cell and animal cell is different. Plant cell और animal cells के structures different होते हैं। ठीक है, इनमें cells के अंदर जो उनके पार्ट्स होते हैं, सेल के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले सेल्स जो है एक मेम्ब्रेन के एनिमल सेल्स में जो सेल है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ होता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक राउंडेड बॉडी मौजूद होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दरअसल डीएनए के बने हुए होते हैं और डीएनए पर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स में हेरिडिटी करैक्टर्स होते हैं, वो करैक्टर्स जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, वो करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स, और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में उन करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा
प्लांट सेल में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ मौजूद होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, जो कि उनके सेल्स की प्रोटेक्ट करती है और हार्डनेस प्रोवाइड करती है सेल्स को, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक्सेस वाटर या फिर फूड मटेरियल्स मौजूद होता है, ठीक है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और ये सिंगल लार्ज वैक्यूल के अंदर एक सॉल्यूशन फिल हुआ होता है जिसको सेल सैप कहा जाता है, जो कि ये सेल सैप जो है दरअसल जो प्लांट्स वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट जो हैं, मिनरल सॉल्ट दरअसल इन वैक्यूल्स के अंदर जाके फिल हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और इस वाटर और मिनरल सॉल्ट के सॉल्यूशन को कहा जाता है सेल सैप। सेल सैप रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, उनको सख्ती प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जबकि ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है अब इनका फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट्स अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट की नीड होती है और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और जबकि एनिमल्स को अपनी फूड प्रिपेयर, एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इस वजह से इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। क्लियर। इसके अलावा जो है इनमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और गोल्जी बॉडीज़ होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। अब एनिमल्स में ग्रोथ हो रही है, कोई भी एनिमल है या प्लांट है ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल होती है। दरअसल ये सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड होकर सिमिलर सेल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे वैसे एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ होती जाती है, उनका साइज बढ़ता जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल, ठीक है, टू प्रोड्यूस टू और मोर देन टू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल्स का ब्रेकअप होकर टूट कर दो नए सेल्स फॉर्म करने का प्रोसेस कहलाता है सेल डिवीजन। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास नर्व सेल्स मौजूद है बॉडी में। नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। नर्व सेल्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम बनाते हैं, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करते हैं। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ठीक है ब्लड्स में मौजूद होते हैं। दे कंटेन्स होमोग्लोबिन, इनमें होमोग्लोबिन मौजूद होता है। जो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसका काम होता है ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करना। जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन गैस अपने लंग्स में लेके जाते हैं, दरअसल वो ब्लड में हेमोग्लोबिन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन गैस को कन्वे करते हैं, पूरी बॉडी में पहुँचाते हैं। क्लियर। उसके बाद ठीक है प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो गार्ड सेल्स दरअसल लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, लोअर सरफेस पर उनके मिडरिब में गार्ड सेल मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं इनके बिटवीन आपस में मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं, ओपनिंग को कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जो है इनको गार्ड सेल ओपनिंग को क्लोज या ओपन करने का काम करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ये फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिज्म में हम स्टार्ट करते हैं सेल से। अभी हमने आपको सेल बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेल लाइफ की जो इब्तिदा हो रही है वो सेल से हो रही है, ठीक है। वह डिफरेंट
सेम टाइप ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। जब एक जैसे सेल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं और मिलकर फॉर्म करते हैं टिश्यू, ठीक है, तो सेल से बनते हैं टिश्यू, ठीक है। द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, विच परफॉर्म द सेम फंक्शंस, ठीक है, इज नॉन एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर इज नॉन एज टिश्यू, ठीक है। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको कहा जाता है टिश्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ एंड मसल्स टिश्यूज़, ठीक है। दिस टिश्यूज़ आर फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, दीज आर एनिमल्स टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़, ठीक है। अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में होते हैं डर्मल टिश्यूज़, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? अब जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रुप्ड हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन इज एन ऑर्गन विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, नर्व टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, made up the brain, ठीक है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, नर्व टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। हार्ट इज अनदर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, मसल्स टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। लंग्स consist of two types of tissues, ठीक है, मसल्स टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, ब्रेन, हार्ट और लंग्स जो है दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन्स विच मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इन प्लांट्स, ठीक है, फ्लावर इज एन ऑर्गन, ठीक है, स्टेम इज एन ऑर्गन, लीव इज एन ऑर्गन एंड द रूट आर ऑर्गन्स, ठीक है। दीज ऑर्गन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अब दीज ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज टू ईच अदर, ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गेनाइज होके जो है पूरा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टू ईच अदर एंड फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और एनस, ठीक है, ये तमाम ऑर्गन्स हैं और ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये आप एक साथ मिलकर, ठीक है, वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। उस सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड लंग, ठीक है। दिस सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म अ सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर, ठीक है। द नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, skeletal system, muscular system and respiratory system are found in human body, ठीक है। these all system organize to each other, ठीक है, and form an organism, ठीक है। तमाम सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और, ठीक है, और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, क्लियर। तो सेल फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम तमाम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, क्लियर। तो द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 हैज़ बीन completed. Now we start the chapter number 2, classifying plants and animals, clear. The chapter number 2 need to classify living organisms, ठीक है। As you know, a great diversity of living organisms exists on the earth, ठीक है। ज़मीन पर एनिमल्स की एक ग्रेट डाइवर्सिटी मौजूद है, ठीक है। साइंटिस्ट क्लासीफाई दीज
ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंटिस्ट ने कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे कर्ड लीनियस ने सिस्टम बनाया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। उस सिस्टम को कहा गया था लीनियस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू लीनियस सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में। देखिए, अकॉर्डिंग कर्ड लीनियस साइंटिस्ट है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का जिसको लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। अकॉर्डिंग टू लीनियर सिस्टम क्लासिफिकेशन, एनिमल्स डिवाइडेड इनटू 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप विच आर डोमाइन, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Okay, and species. Clear? The species is a group of animals which have same characteristic and can interbreed to each other. ठीक है, एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, आपस में मिलते जुलते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्पीशी हैं, ठीक है, होमो सैपियंस। ठीक है, उसके बाद कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, फॉर्म द जीनस, and the group of similar genus form the family, the group of similar families form the order, the group of similar orders form the class, the group of similar class form the phylum, and the group of similar phylum form the kingdom. There are 2 types of kingdom, animal kingdom and plant kingdom, and all animals are included in animal kingdom and all plants are included in plant kingdom. Both प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम कंबाइन इन डोमाइन। ठीक है, डोमाइन में तमाम जो है एनिमल्स और तमाम के तमाम प्लांट्स इंक्लूड हैं। क्लियर? उसके बाद है साइंटिफिक नेम्स। ठीक, अब अभी बताया कि अब इस अर्थ सरफेस, अर्थ पर जो है मिलियंस काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं इन मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ की, तो उनके अलग-अलग नाम याद रखना एक बहुत मुश्किल काम था। और अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के बाद वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके नाम फिर डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है तमाम एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स दिए गए। ठीक है, साइंटिफिक नेम दिए गए, एक के लिए एक मेथड बनाया गया था, एक तरीका बनाया गया था जिसके तहत साइंटिफिक नेम्स 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट करता था। फर्स्ट नेम इनका जो है वो शो करता था जीनस को और सेकंड पार्ट जो था वो शो करता था स्पीशीज़ को। साइंटिफिक नेम का फर्स्ट पार्ट शो करता था जीनस को, सेकंड पार्ट शो करता था स्पीशीज़ को। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल था और ठीक है, और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल था और इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता था और जीनस और स्पीशीज़ के बीच में गैप रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज़ होमो सैपियंस। द साइंटिफिक नेम ऑफ mustard plant is Brassica campestris. The scientific name of dog is Canis familiaris. ठीक है, the scientific name of peach is Pernus persica. Okay, now the next topic is classifying plants. Classifying plants are divided into 2 groups on the basis of vascular bundles. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के बेस पर जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ के बेस पर प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। व्हाट आर द वेस्कुलर टिश्यूज़? ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर वेसल्स। ठीक है, जाइलम आर दोज वेसल्स विच कंडक्ट water and minerals around the plant body, and what phloems are vessels which transfer prepared food around the plant body. So first of all, plants are divided into 2 main groups, vascular plants and non-vascular plants. ठीक है, first of all we discuss the characteristics of non-vascular plants. ठीक है, what are the example of non-vascular plants? Mosses and liverworts. Mosses and liverworts are the example of non-vascular plants. They have no vascular tissues. इनमें vascular tissues मौजूद नहीं होते। इनके leaves, stems जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ये फ्लावर्स, ना ही ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ना ही सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब इनमें जो है रिप्रोड्यूस होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू, और स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनके कैप्सूल्स में। ठीक है, और ये ज़्यादातर शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं।
Clear? These are the characteristics of non-vascular plants. Now the vascular plants. Vascular plants are divided into two groups, seed plants and seedless plants. ठीक है, कुछ ठीक है. Seed plants, first of all we discuss the characteristics of seed plants. ठीक है, seed plants, example of seedless plants are fern. ठीक है, seedless plant. Seedless plants have vascular tissues. ठीक है, they have root, stem and leaves. They do not produce flowers. ठीक है, they reproduce by spores. ठीक है, and spores found on the margin of the leaves. ठीक है, ये leaves पर पाए जाते हैं. फर्न्स के जो लीव्स होते हैं उनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं और स्पोर्स जब मैच्योर होने के बाद झड़ जाते हैं, जब ये लैंड पर, ज़मीन पर गिरते हैं, सॉइल पर गिरते हैं, तो वहाँ पर ये ग्रो करके न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, करते हैं. ठीक है, सीड प्लांट्स. ठीक है, सीड प्लांट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर नॉन एज जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर नॉन एज एंजियोस्पर्म्स. क्लियर? Seeds plants are divided into two groups. First of all, we will discuss the characteristics of gymnosperms, non-flowering plants. They have vascular tissues. They have gymnosperms have vascular tissues. They have leaf, stems and roots. They do not produce flowers because they produce seeds which are not enclosed in the fruit. For example, cycad, ginkgos, conifers. Okay, these are the examples of gymnosperms. What are the characteristics of angiosperms? Angiosperms are vascular plants. They have root, stems and leaves. Okay, they produce fruits and seeds. Okay, they produce flowers. ठीक है, देयर फ्रूट्स आर इनक्लोज इन द फ्रूट. इनके जो सीड्स होते हैं वो इनके फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स. ये सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. हमारे सराउंडिंग में ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रासेस, palm trees, bean plants, etc. Clear? Now the next topic is classifying animals. Animals are divided into two groups on the basis of vertebral column. Vertebral column के बेस पर सबसे पहले एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, vertebrates and invertebrates. Those animals which have vertebral column are known as vertebrates. ठीक है, वो एनिमल, ठीक है, and those animals which do not have vertebral column are known as invertebrates. ठीक है, the vertebrates are further divided into 5 groups. ठीक है, vertebrates are further divided into five groups. Amphibians, reptiles, fishes, birds and mammals. These are the groups of vertebrates. Clear? ठीक है, इनके characteristics हमने आपको बता दिए थे पहले क्लास में. ठीक है, अब इन डिटेल आपको नहीं बताया जा सकता है. ठीक है, इसमें हम आपको कुछ मेन चीज़ बता देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टर्म यूज हुई है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की. ठीक है, व्हाट आर द कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज, ठीक है, विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के लिहाज से चेंज नहीं होता, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, एंड द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच चेंज अवर, अगेन लिसन इज दिस. ठीक है, those animals which change their body temperature according to the environment are known as cold blooded animals. वह एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, अगेन लिसन इट. ठीक है, those animals which change their body temperature according to the temperature of the environment are known as cold blooded animals. ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के लिहाज से चेंज करते रहते हैं. इसमें 3 ग्रुप्स इंक्लूड हो रहे हैं, एक फिशेस, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. ये 3 ग्रुप ऐसे हैं, इनमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके सब कोल्ड ब्लडेड हैं, सबके सब कोल्ड ब्लडेड हैं. और ठीक है, दे ले एग्स और साथ साथ ये एग्स भी देते हैं. ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे दूसरा है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, एंड नॉट दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, उनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और देयर आर 2 ग्रुप्स इंक्लूड इन द वार्म ब्लड, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्लियर। नाउ द next or invertebrates. Invertebrates further divided into 2 groups, ठीक है, arthropods and invertebrates without jointed legs. Arthropods, first of all we discuss the arthropods. Arthropods are divided into 5 groups, ठीक है, crustacean, insects, arachnids, millipedes and centipedes, ठीक है। अब इनमें क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एंटीना मौजूद होता है। व्हाट आर द एंटीना? एंटीना आर द सेंसरी ऑर्गन्स। ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 पेयर एंटीना होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 पेयर एंटीना होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, आर्किनिड्स ऐसा ग्रुप है जिनमें एंटीना मौजूद नहीं है, ठीक है। आपको आगे की बनाने के लिए पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सिंपल आई कंपाउंड आई का भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में ज़्यादातर इंसेक्ट्स इंक्लूड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, इसमें ज़्यादातर सी एनिमल्स इंक्लूड है, जो ज़्यादातर सी एनिमल्स इंक्लूड है इनवर्टिब्रेट विदाउट जॉइंटेड लेग्स। यहाँ पे हम आपको ऑर्थोपोड्स में एक बात और बताते हुए चलते हैं कि ऑर्थोपोड्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, द वर्ड ऑर्थोपोड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, ऑर्थो एंड पोड्स। ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोड्स मीन्स लेग्स, ठीक है, मीन्स जॉइंटेड लेग्स। यानी ऑर्थोपोड्स में जितने भी एनिमल्स इंक्लूड हैं वो सब के सब उनमें जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थोपोड्स? दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ऑर्थोपोड्स हैव जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। ऑर्थोपोड्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज। ऑर्थोपोड्स की बॉडीज सेगमेंटेड होती है, ऑर्थोपोड्स की बॉडीज सेगमेंटेड होती है। दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग, ठीक है, नॉन एज एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ इनवर्टिब्रेट इज इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, मीन्स इनमें जॉइंटेड लेग्स मौजूद नहीं होती। ऑर्थोपोड्स में जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें जॉइंटेड लेग्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स, ठीक है, 7 ग्रुप्स। स्पंजिस, ठीक है, मॉलस्कस, एनिलिड्स, नाइडेरियंस, राउंड वर्म्स, ठीक है, फ्लैट वर्म्स एंड एकाइनोडर्म्स, क्लियर। द स्पंजिस, द एग्जाम्पल ऑफ स्पंजिस इज स्पंज, ठीक है। मॉलस्कस, the example of molluscus, octopus, jellyfish, shellfish, squids are the examples of molluscus. Now the next dichotomous की, ठीक है, dichotomous की, ठीक है, यहाँ पर एक दरअसल एनिमल्स की को क्लासिफाई करने के लिए एक की भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे की यूज़ की जाती है डाइकोटमस की। डाइकोटमस की एक ऐसी की होती है जिसके थ्रू जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है तो हर स्टेप पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस रखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे डिक्टोमस की क्लासिफाई अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स एट ईच स्टेज, ठीक है। हर स्टेज पर एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करती है डिक्टोमस की, ठीक है। डिक्टोमस की क्लासिफाई अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स एट ईच स्टेज, क्लियर। नाउ द explanation of chapter number 2 has been completed. Now we start the chapter number 3, elements and compounds, ठीक है। what is an element, ठीक है, व्हाट इज़ एन एलिमेंट, ठीक है, आपको हमने पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स, these are elements. An element is a substance which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मज़ीद जो है वो ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू मज़ीद जो है ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा, क्लियर। उसके बाद एलिमेंट्स को भी जो है वो सिंबल्स के थ्रू शो किया जाता है,
ठीक है, केमिकल सिंबल्स के थ्रू शो किया जाता है। रीज़न इसका भी वही है कि जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम डिफरेंट थे, ठीक है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है, या फिर उनकी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इस वजह से इंटरनेशनली रिकग्नाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर तो तमाम एलिमेंट्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए, केमिकल सिंबल्स दिए गए। केमिकल सिंबल्स फॉर एग्जांपल अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का सिंबल है Al, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम का केमिकल सिंबल है Ca, ठीक है। कार्बन है, कार्बन का केमिकल सिंबल है C। तो बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नेम्स के फर्स्ट लेटर को एज अ केमिकल सिंबल यूज़ किया जाता है। बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट 2 लेटर्स को एज अ केमिकल सिंबल यूज़ किया जाता है। लेकिन बाज़ एलिमेंट्स में उनके जो लैटिन नेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फीरम, ठीक है। अब इसका केमिकल सिंबल जो है Fe है, जो इसके लैटिन नेम पर रखा गया है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम, नाट्रियम, तो इसका सिंबल केमिकल सिंबल भी इसके लैटिन नेम पर रखा गया है Na। क्लियर। सो यू मेमोराइज ऑल केमिकल सिंबल्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 55. Now the next is the classifying elements. Classifying elements. Elements are divided into 2 groups. ठीक है, first are metals and the second is the non-metals. Metals and non-metals. Gold, silver, copper, aluminium. ठीक है, these are metals. ठीक है, but and the iodine, sulfur, carbon, bromine are non-metals. ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड, कार्बन, सिल्वर की, they are have shiny appearances. ठीक है, metals have shiny appearances. They have high density. They are high melting and boiling point. They are ductile. They are malleable. ठीक है, what are the characteristics of non-metals? ठीक है, non-metals have dull appearances. They have low densities. They have low melting point and boiling points. They are poor conductor of heat and electricity. They are non-ductile. They are non-malleable. Ductile और malleable हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि what are the ductiles, जिनके वायर्स बनाए जा सकते हैं उनको कहा जाता है डक्टाइल। ठीक है, वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी। और malleable जिनके डिफरेंट शेप्स बनाई जा सकती हैं उसे कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है malleable। ठीक है, उसके बाद ठीक है साइंटिस्ट है मेंडल। ठीक है, मेंडल साइंटिस्ट ने जो है तमाम एलिमेंट्स को सबसे पहले एक टेबल में अरेंज किया। उस टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो अरेंज किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर अरेंज किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, और जो रोज़ होती हैं, रोज़ को कहा जाता है पीरियड्स। अब एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, यानी एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, ठीक है, अगर हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम, यहाँ राइट साइड पर जितने भी ये हमारे पास, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। इसमें आपके पास जितने भी पिंक कलर के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर मेटल्स। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं ये हैं नॉन मेटल्स, यानी इनकी प्रॉपर्टीज मेटल टू नॉन मेटल्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, और मिड में आपको येलो कलर के जो है वो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर मेटोलाइट्स। व्हाट आर द मेटोलाइट्स? दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, दीज आर द मेटोलाइट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एक टेबल में, उस टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एलिमेंट्स। कॉपर एक एलिमेंट है जिसको वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वायर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर के भी वायर्स बनाए जाते हैं। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीलियम लाइट गैस होती है, हवा से हल्की होती है, इससे एयर बलून, एयरशिप्स में फिल किया जाता है। क्लियर? नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ
कूलिंग एजेंट इन द लेबोरेटरीज, ठीक है, ऑक्सीजन गैस यूज एज अ यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, ऑक्सीजन स्कूबा डाइवर्स यूज ऑक्सीजन cylinders in for scuba diving. Now the next topic is the compound. What is the compound? Okay, when two or more than two elements are combined, okay, they form a compound. दे फॉर्म अ कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है वाटर, वाटर इज द कंपाउंड, ठीक है. हाइड्रोजन एंड एलिमेंट, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एंड एलिमेंट, दे एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, दे फॉर्म द वाटर. Clear? Compound is a pure substance consisting of two or more than two elements, ठीक है, which have been chemically combined, जो chemically combined होते हैं. Some examples of compounds are, ठीक है, sodium, common salt, sodium chloride, sodium chloride. Two elements, sodium and chlorine, ठीक है, form the sodium chloride. Sand, silicon dioxide, two elements, silicon and oxygen, ठीक है, made the silicon dioxide. ठीक है. ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. शुगर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. पॉलीथीन, पॉलीथीन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर है और आयरन है, ठीक है, हम मिक्स कर देते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन जब हम इसको हीटअप करेंगे तो हीटअप करने से जो है ये बर्न हो जाएंगे और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. इसे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको कहा जाता है आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड उस वक्त फॉर्म होता है, एक कंपाउंड है, और ये उस वक्त फॉर्म होता है जब इसके जो है इनके बिटवीन केमिकल रिएक्शंस होते हैं आयरन और सल्फर के बिटवीन. केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड्स कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेकअप भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर कार्बोनेट. अगर हम इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने से ये ब्रेकअप होकर टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द कंपाउंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उसके बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंस होती हैं. फॉर एग्जांपल जब सोडियम और क्लोरीन केमिकली कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. क्लियर. द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. द फर्स्ट मेथड इज कंबाइनिंग एलिमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. कंपाउंड उस वक्त फॉर्म होते हैं जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम वाई, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है. जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड. ठीक है. मैग्नीशियम इज फॉर्म व्हेन टू एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड. क्लियर. कंबाइनिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. कंपाउंड्स उस वक्त भी फॉर्म होते हैं जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ केमिकली कंबाइंड होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास टू गैसेस हैं. ठीक है. एक है हमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन. सेकेंड है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ कंपाउंड एंड द ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट. ठीक है. व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन ऑक्सीजन दे फॉर्म अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is a new compound we form when nitric oxide combine with oxygen. Clear. The next is the when combining compound during chemical reaction. ठीक है. जब टू कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन होकर भी एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया, सेकेंड कंपाउंड है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड. व्हेन बोथ कंपाउंड केमिकली कंबाइंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड इज अ न्यू कंपाउंड विच फॉर्म व्हेन, ठीक है, टू कंपाउंड्स अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर केमिकली कंबाइंड. सो द कंपाउंड आर फॉर्म्स, ठीक है, व्हेन
एलिमेंट केमिकली कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर केमिकली कंपाउंड, ठीक है, एंड द थर्ड इज द व्हेन टू कंपाउंड्स आर केमिकली कंपाउंड, ठीक है, द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म. Clear? The explanation of the chapter number 3 has been completed. Now we start the chapter number 4, mixture. Mixture. What are the mixture? Mixture is made up of two or more elements and compounds which are not chemically compound. Mixture is formed when two or more than two elements or compound, ठीक है, विच आर नॉट केमिकली कंपाउंड. मिक्सचर उस पर फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं लेकिन ये आपस में केमिकली कंपाउंड नहीं होते. एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर्स, एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है, एंड नाइट्रोजन. The second example is mineral water. Second example of mixture is mineral water. Mineral water is the mixture of different minerals. So for example, calcium, magnesium, potassium, and sodium. Okay, these minerals are present in the water. Okay, the third example of mixture is alloy. Okay, what are the alloys? Alloys are formed, ठीक है, by mixing a metal with another with a small amount of another metal और नॉन मेटल. एलॉय उस वक्त फॉर्म होते हैं जब कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स हो जाता है. सो देयर आर थ्री एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स: एयर, मिनरल वाटर एंड एलॉय. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंग्विश अमंग्स एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. ठीक है, elements and compounds are pure substances, ठीक है, which have specific melting point, boiling point, and they have high densities, ठीक है. But the mixtures have a range of their melting points, boiling points, ठीक है, and their heat and electrical conductivities. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और इनकी डेंसिटीज फिक्स होती हैं. ठीक है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट द मिक्सचर्स, देखिए, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज, ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेपरेशन मिक्सचर्स. मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी. क्लियर? व्हाट इज द फिल्ट्रेशन? Filtration is used to separate an insoluble solid from a liquid in a solid liquid mixture. ठीक है, फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, उसने लिक्विड के साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन फॉर्म किया हुआ है तो उसमें से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है. क्लियर? फॉर एग्जांपल मडी वाटर से मड को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन की टेक्निक. एवापोरेशन इज यूज टू, नेक्स्ट इज एवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सॉल्यूट एंड अ लिक्विड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है एवापोरेशन की टेक्निक को. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है सॉल्ट डिजॉल्व हुआ होता है वाटर के अंदर, तो उसको सेपरेट करने के लिए एवापोरेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है. इसमें हीटअप किया जाता है वाटर को, वाटर एवापोरेट्स हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे सॉलिड को जो है दोबारा हासिल कर लिया जाता है. नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन इज यूज टू ऑब्टेन द लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन से लिक्विड सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने एवापोरेशन की टेक्निक के थ्रू सॉल्यूट को हमने हासिल किया था, सॉल्यूट को सेपरेट किया था. लेकिन अगर हमें वहाँ से सॉल्वेंट को भी सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन की टेक्निक को यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके लिए जो है डिस्टिलेशन के अंदर कंडेंसर यूज़ किया जाता है जो कि एवापोरेट्स होने वाले वाटर को कंडेंस कर देता है और उसे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से लिक्विड सॉल्वेंट दोबारा से हासिल हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. used to
separate a mixture of liquid with different boiling points into different fractionating towers. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है अगर किसी सॉल्यूशन में मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशंस को, ठीक है, कि मिक्सचर लिक्विड्स का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करना है, या गैसेस का मिक्सचर है उनमें से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है और इसमें फ्रैक्शनेटिंग टॉवर्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें मिक्सचर्स के डिफरेंट मिक्सचर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर ये डिफरेंट एवापोरेट्स होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग टॉवर्स में इनको कलेक्ट कर लिया जाता है. ठीक है. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन. Solution, what is a solute? ठीक है, when we mix sugar into a water, a salt solution is a sugar solution is formed. जब हम जो है मिक्स करते हैं शुगर को, ठीक है, तो वाटर में तो शुगर सॉल्यूशन फॉर्म होता है. द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स, ठीक है, जो सब्सटेंस डिजॉल्व किया जा रहा है वो है सॉल्यूट. ठीक है, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्यूट्स. ठीक है, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व किया जाता है उसको कहा जाता है सॉल्यूट. इसमें जो हम शुगर को डिज़ोल्व करें तो शुगर क्या है, वो सॉल्यूट है. द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इज नोन एज सॉल्यूट्स. ठीक है. व्हाट इज द सॉल्वेंट? ठीक है, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इज नोन एज द सॉल्वेंट. वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को कहा जाता है सॉल्वेंट. ठीक है. व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म व्हेन वन और मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स को जो है किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसको कहा जाता है सॉल्यूशन. एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशंस की बताई थी. इसमें फिजी ड्रिंक्स, टिंचर, एयर और द, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ solutions. What are the uses of the solution? We use solution in our homes as a drinking purpose, for bathing, ठीक है, as beverages. ठीक है, we use different solutes and solvents in agriculture, in medicinal purpose, ठीक है, in industries. ठीक है, different solutes and different solvents and solutions are used in homes, in agriculture, in medicine and in the industries. Clear? Now the next topic is the solubility. There are three types of solutions. ठीक है, dilute solution, concentrated solution and saturated solution. Dilute solution, a solution in which a small amount of solute dissolve in a given amount of given solvent is known as a dilute solution. एक ऐसा solution जिसमें solute के small amount को जो है वो solvent में dissolve किया जाता है, इसे dilute solution कहा जाता है. Concentrated solution, a solution in which the large amount of solute dissolve in the given amount of solvent is known as the concentrated solution. A saturated solution, the solution in which the maximum amount of solute, ठीक है, dissolve in the given amount of solvent at a particular temperature is known as the saturated solution. Clear? What is the solubility? Solubility is the maximum amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature. ठीक है. सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन different factors, ठीक है, which are temperature, nature of the solute, nature of the solvent. ठीक है. The solubility depends on the temperature. As the temperature increase, the solubility as well as the solubility increase. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है. सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट. डिफरेंट सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंस होती है. सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट्स की नेचर पर भी डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल आयोडीन इज अनडिजॉल्व इन वाटर. आयोडीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बट इट डिजॉल्व इन अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल में डिजॉल्व होता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड एंड अल्कलीज. Acids and alkalis, what are the properties of the acids? Acids have
SOR test, acids are good conductor of heat and electricity. Acids turn blue litmus into red. Acids are corrosive. These are the properties of acids. Okay, and the acids react with alkalis, they form salt and water. For example, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. When acids reacts with metals, they form hydrogen gas. एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. ठीक है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म एंड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. ठीक है, द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हाइड्रोजन गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग अ लाइटेड स्प्लिंट. ठीक है, हाइड्रोजन गैस एक्सटिंग्विश अ लाइटेड स्प्लिंट विद अ पॉप साउंड. कि जलती हुई माचिस की तीली जलाकर जो है वो हाइड्रोजन गैस के करीब लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी. ठीक है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एसिड जब कार्बोनेट के साथ फॉर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. डाइल्यूट एस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, दे फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कलरलेस एंड ऑर्डरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी आइडेंटिफाई बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर. अगर कार्बन लाइम वाटर को पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो वाइट प्रिसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. वाइट प्रिसिपिटेट्स का फॉर्म होना ये प्रूफ करता है कि जो गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज द अल्कलीज. ठीक है, वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन आवर होम्स. ठीक है, दे हैव सोपी टच. ठीक है, दे हैव अल्कलीज, सो दे हैव अल्कलीज. ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं डिटर्जेंट सोप्स वगैरह, ठीक है, इनमें अल्कलीज मौजूद होती हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कलीज? अल्कलीज आर कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती हैं. इसके अलावा यानी अगर नेक्स्ट दे हैव बिटर टेस्ट. Alkalis have bitter test, they have soapy and slippery touch. Okay, they are good conductors of heat and electricity. Alkalis turn red litmus into blue. Alkalis react with acids, form salt and water. For example, potassium hydroxide, ठीक है, is a alkali. ठीक है, it reacts with acid, nitric acid. ठीक है, they form a potassium nitrate and water. Indicators. Indicators. An indicator is a dye or a mixture of dye which change color, ठीक है, according to the acidity or alkalinity of a substance. किसी भी substance की acidity या alkalinity को determine करने के लिए indicators use किए जाते हैं. So the indicators is a dye or a mixture of dye which changes the color of acid according to the acidity or alkalinity of a substance. ठीक है, for example, what are the indicators? Litmus paper, pH scale, pH meter, universal indicators are the examples of indicators. Litmus paper is two types of litmus paper, red litmus paper and blue litmus papers. ठीक है, red litmus paper, alkalis turn red litmus paper into blue. ठीक है, and the acids turn blue litmus into red. What is the pH scale? pH scale can be expressed using a alkalinity or acidity of a substance. A scale can be used to express the acidity or alkalinity of a substance. ठीक है, this is known as the pH scale. The pH scale has a range of values 0 to 14. pH scale पर values की जो range होती है वो 0 से 14 तक होती है और इसमें जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है. तो वो सब्सटेंसेस जिनकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिडिक होते हैं ना अल्कली होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. ठीक है, ना वो एसिड है ना अल्कली है और उसकी pH होती है 7. वाटर की pH होती है 7. ठीक है, और वो सब्सटेंसेस जिनकी pH 6 से लेकर 0 की रेंज तक होती है वो एसिडिक होते हैं. जिसे जैसे pH वैल्यूज़ डाउन होती जाती हैं एसिडिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है. और वो सब्सटेंसेस जिनकी pH 8 से लेकर 14 तक होती है वो अल्कलाइन होते हैं, अल्कलीज होते हैं. और जैसे जैसे pH वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है, 8 to 14 इंक्रीज़ होती जाती हैं, अल्कलिनिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर
is used can be used to determine the acidity or alkalinity of a substance. किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और alkalinity को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें डिफरेंट कलर्स शो होते हैं और डिफरेंट कलर्स को जो है रिजेंबल करते हैं उसके pH मीटर के थ्रू. कलर्स के थ्रू जो है pH मीटर वैल्यू, pH स्केल पर pH वैल्यूज़ मालूम करके एसिडिटी अल्कलिनिटी को मालूम किया जाता है. उसके बाद pH मीटर के थ्रू जो है क्विकली और एक्यूरेटली जो है किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यूज़ मालूम की जा सकती हैं. नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सिंग एसिड्स एंड अल्कलीज. अगर हम किसी भी एसिड है, कोई एसिड है, ठीक है, उसके अंदर हम जब अल्कली ऐड करते हैं, अल्कली ऐड करने से क्या होता है, उसकी एसिडिटी कम होनी शुरू हो जाती है, यानी इसकी pH वैल्यूज़ इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, जैसे जैसे उसकी pH वैल्यूज़ इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी कम होती चली जाएगी उसकी, और जब pH वैल्यू 7 होगी तो उस वक्त वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना उसकी जो है वो एसिड होगा ना अल्कली होगा, बल्कि जो है वो न्यूट्रल होगा. और जब उसमें मज़ीद अल्कली ऐड की जाएगी तो उसकी pH वैल्यू 7 से इंक्रीज़ हो जाती है, उसके बाद वो उसकी नेचर दोबारा अल्कलाइन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई सॉइल है, ठीक है, वो एसिडिक नेचर की है, ठीक है, एसिडिक रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है तो वो नॉन फर्टाइल हो जाती है, उसमें प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ नहीं हो सकती. अब हमने उस सॉइल को न्यूट्रल करना है, तो हम उसको न्यूट्रल किस तरह से करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे लाइम कोई अल्कली ऐड करेंगे. अल्कली क्या है, लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड जब ऐड करेंगे तो उसकी एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और उसकी pH वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी. और जब लाइम को ऐड करने पर जब उसकी pH वैल्यू जो है 7 तक पहुंचेगी तो वो सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी. उस वक्त ना वो एसिडिक होगी ना अल्कलाइन होगी, उस वक्त वो फर्टाइल सॉइल होगी. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ chapter number 5 has been completed. The review of our first semester midterm content has been completed. ठीक है, now this review help you, ठीक है, for exams preparation. ठीक है, now I am going to show you how to make your index. You must complete your work, ठीक है, from week number 1 to week number 7 from your content solution, ठीक है, in proper way, date wise and week wise. ठीक है, make your title pages in proper way. ठीक है, make the title pages of your chapters, week numbers, ठीक है, and mention the date on each page. ठीक है, then you maintain your index. ठीक है, you maintain your index like this. First of all you give the head of first semester midterm started. Second, week number 1. Third, the chapter number 1, and then write the name of the chapter from cells to organism. Then write the each topics, ठीक है, date wise and week wise, and maintain your index in properly with the head of weeks. the चैप्टर्स के हेड दें प्रॉपर्ली, आप वीक से हेड दें और डेट्स मेंशन करें. ठीक है, आपका इंडेक्स बिल्कुल डेट वाइज और वीक वाइज होना चाहिए. ठीक है, at the end you closing the index like this. first semester midterm has been completed. एंड जो है आपने क्लोजिंग करनी है इंडेक्स की. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड. बिल्कुल प्रॉपर वे में, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है. ठीक है, नाउ देन यू मेक योर कंटेंट. कंटेंट बनाएंगे आप लोग. फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म has been started. Session completed.
Session 2020, 21, class 7, content, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, from cells to organism, classifying plants and animals, elements and compounds, mixture, solution. Now the last, you give the head of remarks, signature, and the stamp. So you complete your work till in the content, ठीक है, अपना वर्क बिल्कुल कंटेंट तक कंप्लीट करें, ठीक है, एंड देन सबमिट योर कॉपीज इन स्कूल फॉर चेकिंग, ठीक है, द सबमिशन ऑफ कॉपीज हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है, देन you complete your work and submit your copies in the school for checking, okay. Now I am going to introduce your first semester midterm paper, okay. First semester midterm paper, okay. This is your first semester midterm paper, okay. What is the pattern of first semester midterm? फर्स्ट सेमेस्टर मिड-टर्म पेपर का पैटर्न, ओके, कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. सेक्शन ए, yes, marks 30, marks 10, the total marks of paper is 30 मार्क्स का पेपर होता है आपका. सेक्शन ए, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs कंसिस्ट ऑफ 10 MCQs, ओके. सेक्शन ए में MCQs मौजूद होते हैं, ठीक है, टोटल 10 MCQs होते हैं, ठीक है, ईच कैरी इक्वल मार्क्स, ईच हैव 1 मार्क्स, ठीक है. नाउ द सेक्शन B, section B, short answer questions, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का है ये भी.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपको अटैम्प्ट करने होंगे एनी 5 अटैम्प्ट एनी 5, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन। इसमें आपको पार्ट्स जो दिए जाएंगे वो 1 to 8 होंगे। 3 की आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। द सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन नंबर, इसमें आप अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है। इसमें 3, 3, 4, 5 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इंक्लूड है, ठीक है। इसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने और 1 की चॉइस है, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, ए बी, क्लियर। दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। द पैटर्न ऑफ पेपर इज दैट the consists of 3 sections, section A, section B, section C, ठीक है। द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर इज 30, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर है आपका। इसमें सेक्शन है आपका 10 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी आपका 10 मार्क्स का है, सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए में एमसीक्यूज मौजूद हैं, 1 to 10 एमसीक्यूज हैं, जो कि हर एमसीक्यू 1 नंबर का है। सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर इंक्लूड करते हैं इसमें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। 8 पार्ट्स होंगे, आपको 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन मौजूद हैं, जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्लियर। द पैटर्न इज, देखिए ये आपका पैटर्न है। सेक्शन ए, ये एमसीक्यूज, सेक्शन बी, इसमें से आपको क्वेश्चन कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं, 3, 6, 7, 8 तक पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। सेक्शन सी 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी पार्ट। 3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको कोई 2 अटैम्प्ट। ये पैटर्न है आपका सिर्फ, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका जो है मिड टर्म फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म के एग्जाम्स में जो आपका पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा, ओके। I hope you have got everything very well. Again, the content of first semester midterm has been completed. Now you complete your work, okay, and submit your copies in the school. The submission of copies has been started, okay, so for checking. So you complete your work and submit your copies. Okay. Now take care of yourself. Okay. Allah Hafiz.